हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करेंगे ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से या फिर सब्जेक्टिव टाइप, सभी क्वेश्चन को हम आसानी से बना लें। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी आपके बुक से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, लेखक जो है इस जो पाठ में जो है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का जो है स्वरूप क्या होता है। ठीक है, क्या इसका आंसर देंगे। कह रहा है, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस युग में भी जाति के पोषकों की कोई कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। यही उनके विडंबना की बात थी। अगला 2 नंबर प्रश्न के 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जाति के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जाति के जो पोषक जो होते हैं उसके तर्क में क्या, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर देंगे। कह रहा है, जाति के पोषकों उसके पक्ष में यह तर्क देता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति के पोषक उसके पक्ष में तर्क यह देता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। यानी इस आधुनिक युग में भी सब समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। यानी कि जिसके अंदर कार्य कुशलता जो होती है उसके अनुसार क्या कहते हैं, श्रम विभाजन किया जाता है। और जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आज के आधुनिक युग में जो श्रमों को जो बंटवारा किया जाता है उसके कार्य कुशल के आधार पर किया जाता है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को अगर उसके शक्ति यानी उसके कार्य क्षमता पर बंटवारा किया जाए तो वो सही है, ना कि गलत है। लेकिन जाति के आधार पर बंटवारा किया जाए तो वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है आपका कि जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आंसर देंगे। जाति के पक्ष में दिए गए तर्क तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति जो प्रथा है वो किसका रूप ले लिया है, तो श्रम विभाजन का रूप ले लिया। तो वही कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां यह है कि, मतलब लेखक का प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का स्वरूप ले चुका है। किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है श्रम विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का जो स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, क्यों, क्या कारण है जो कि श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है भारतीय समाज में। तो इसका आंसर देंगे, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। जातिवाद के आधार पर श्रमों को बांटना क्या अस्वाभाविक है। मान के चलिए अगर छोट जाट से जो आते हैं उनको जाति के आधार पर शुरू से वही काम करना पड़ जाएगा तो फिर उनके नस्ल का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या है, ये सरासर क्या अस्वाभाविक है। उनके मन के इच्छा के अनुसार उनको काम देना चाहिए, ना कि उनके जाति के अनुसार काम देना चाहिए। तो वही कह रहा है, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन के श्रमिकों के कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के कार्य कुशलता पर नहीं होता है, बल्कि जाति के आधार पर काम को दे दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बल्कि माता के गर्भ से ही श्रम विभाजन का
श्रम विभाजन कर दिया जाता है जो गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। अब किसी के अभी कोई बच्चा जो माँ के पेट में ही है और उसको श्रम विभाजन में बांट दिया जाए कि हाँ ये इस जन्म लेगा तो ये वही, जैसे मोची वाला का बेटा है तो ये जैसे मोची वाला है तो मोची वाला का जो है बच्चा जन्म लेने में तो वो मोची वाला ही बनेगा, किसान है तो किसान ही बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसके गर्भ में ही उसके विभाजन को तय कर देना क्या है, वो अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है जो क्या है गरीबी की ओर बढ़ाता है। तो वही करा जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक भाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो यही कारण है कि किसी के गर्भ में रहते हुए उसके श्रम विभाजन को तय कर देना वो क्या एक अस्वाभाविक रूप है, ना कि उसके स्वाभाविक रूप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दें। क्वेश्चन नंबर 5 करा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, क्या कारण है कि भारत में बेरोजगारी का कारण बना हुआ है जाति प्रथा। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। क्योंकि भारत में जो श्रम का जो विभाजन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, तो जाति के आधार पर किया जाता है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, फिर उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, जिसके कारण श्रमिकों को कार्य करने में ना दिल लगता है ना दिमाग, तो कोई कार्य कैसे कुशल पूर्वक हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को हम तय कर दे कि तुमको यही काम करना है और उसको उस काम में मन नहीं लगेगा तो फिर वो ना वो काम कर पाएगा, ना उसको काम में दिल लगेगा, ना मन लगेगा, ना वो काम अच्छे से कर पाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि आज भारत में बहुत सारे बेरोजगारी देखा गया है कि उसके इच्छा अनुसार काम नहीं दिए जाते बल्कि उसके अइच्छा अनुसार काम दिए जाते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी भारत में देखा जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी को मान लीजिए क्रिकेट खेलने का शौक और उसको ज़बरदस्ती कहे नहीं तुमको क्रिकेट नहीं खेलना है उसमें, जबकि रुचि उसको क्रिकेट खेलने में, तो फिर उसके मन के खिलाफ जाया जाएगा तो उसको दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। तो यही है कि उसके इच्छा अनुसार काम को देना चाहिए ताकि उसको मन लगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है लेखक आज के उद्योग में गरीबी उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं। लेखक जो है आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। किसको मानते हैं, कार्य को। सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं लेखक की, उसके द्वारा निर्धारित कार्य को, कि जो आदमी निर्धारित करता है कि हमको यह काम करना है और उसको उसके इच्छा अनुसार काम नहीं दिया जाता है, तो लेखक कहना था कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को उसके इच्छा अनुसार काम नहीं दिया जाता है बल्कि उसके अइच्छा अनुसार काम दिया जाता है। तो इसलिए लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता मनुष्य काम टालने लगता है। क्योंकि अरुचि जिसके अंदर कोई रुचि ना हो काम करने का, अविवशता जिसमें हिचक हो काम करने का, तो वो मनुष्य को उस काम को करने में उसको टालने लगता है कि नहीं छोड़ दे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको रुचि ही नहीं है। जबरदस्ती उस काम को दिया जाए तो वो काम कहाँ से करेगा, तो उसको काम को टालने लगता है जिससे वह काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ना काम करने का दिल लगता है ना दिमाग लगता है, ना दिमाग तो कुशलता कैसे हो पाएगा, ना दिमाग लगेगा ना मन लगेगा तो फिर वो काम को कैसे अच्छे से कर पाएगा। यही क्या कारण है, उन्होंने सबसे बड़ी समस्या किसको माना था, तो निर्धारित कार्य को। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक जो है वो कौन कौन प्रमुख पहलू है जिसको जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो निम्न प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी उसके स्वभाव के अनुसार क्या कार्य को नहीं चुनने देना।
बढ़ती हुई बेरोजगारी को माना है। अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, अरुचि जिस काम में उसको रुचि नहीं हो, काम करने में मन नहीं हो, और उसको मजबूर किया जाए उस काम को करने में, तो वो ये इसको भी बहुत बड़ा हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है लेखक ने। तो अरुचि और व्यवस्था में श्रम का विभाजन। गतिशील एवं आदर्श समाज, गतिशील एवं आदर्श समाज को भी हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप, इनको भी हानिकारक प्रथा के रूप में लेखक ने दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो आपके पुस्तक का आखिरी प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। लेखक का कहना था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए तथा हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। हम साथियों हम साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होने चाहिए। हमें जो है सब अपने साथियों के प्रति क्या होना चाहिए, श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, और हमें आपस में क्या दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए। तभी हम लोग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का जो आपके जो श्रम विभाजन जाति प्रथा था उसका आखिरी प्रश्न था। ठीक है, सभी प्रश्न को हमने अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।